सत्ता की खबरों के मेन्यू कार्ड में आज वैसे तो कई बड़ी और दिलचस्प खबरें हैं, लेकिन सबसे पहली कुंजी आज प्रधानमंत्री मोदी के उस फायर मोड की जिसकी गर्मी आज सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप महसूस करेंगे। ट्रंप की हवाबाजी को लेकर पिछले कई दिनों से देश में एक सवाल ट्रेंड कर रहा था। हर कोई ये पूछ रहा था कि पीएम मोदी इसका जवाब कैसे देंगे, कब बोलेंगे, क्या कहेंगे। लेकिन आज उन्होंने सबकी मुराद पूरी कर दी। अपने चुभने वाले बयानों से एक बार में ट्रंप के हवाबाजी वाले गुब्बारे की हवा ही निकाल दी। उन्होंने ये शुभ काम किया बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से, जहां आज उन्होंने कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए, 54 मिनट का भाषण दिया और लगे हाथ बयान बहादुर ट्रंप की भी तसल्ली बख्श मरम्मत कर दी। वैसे उन्होंने अपनी स्पीच में ट्रंप का नाम नहीं लिया, बात इशारों में ही कही, लेकिन राजनीति और कूटनीति में इशारे ही काफी होते हैं। आपने देखा होगा ट्रंप ने अब तक भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर बहुत हवाबाजी की है, भारत को डेड इकोनॉमी बताने वाले कुतर्क दिए हैं, टैरिफ बम का डर दिखाया है, तेल वाला खेल करने की कोशिश की है। लेकिन आज पीएम मोदी ने अपने बयानों से ट्रंप की सारी हवा निकाल दी और इस पर आज हमने सत्ता की ये पहली कुंजी तैयार की है। अब ट्रंप बारी बारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब नोट कर लें। ट्रंप की बातों से दुनिया ये समझ चुकी थी कि उनके बयानों में तर्कों की मात्रा कम और कुतर्कों की मात्रा बहुत ज्यादा है। लेकिन करीब 48 घंटे पहले उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो कहा, उसमें हताशा कूट कूट कर भरी हुई थी। ट्रंप ने कहा था कि उन्हें यह परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो अपनी डेड इकोनॉमी यानी मरी हुई अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जा सकते हैं मिलकर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप का यह बयान भारत की राजनीति में हाथों हाथ बिक गया, इसकी गोलियां बनाकर सरकार पर सवालों की फायरिंग की गई। लेकिन आज पीएम मोदी ने इस पर जो कहा वो ट्रंप ध्यान से सुने, और वो लोग भी जो ट्रंप की हवाबाजी से खुश हो गए थे। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। अब प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा जवाब, जो डोनाल्ड ट्रंप को नोट कर लेना चाहिए। यू टर्न मारने में गोल्ड मेडल पाने की काबिलियत रखने वाले ट्रंप ने हाल ही में भारत को टैरिफ वाली धौंस दिखाई थी। कहा था भारत के साथ व्यापार उनके लिए फायदे का सौदा नहीं है और अगर उसे बिजनेस करना है तो रूस से दूरी बनानी होगी। आज पीएम मोदी ने ट्रंप की इस धौंस को भी डिफ्यूज कर दिया और वो कहा जो ट्रंप को जरूर बहुत चुभेगा। अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है, और जो चीज भारत के लोगों द्वारा बनी है, भारत के लोगों के कौशल्य से बनी है, भारत के लोगों के पसीने से बनी है, हमारे लिए बहुत स्वदेशी है। हमें वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना होगा। ट्रंप भारत को न सिर्फ टैरिफ वाला डर दिखा रहे हैं, बल्कि भारत पर अपने कबाड़ हथियारों को भी थोपना चाहते हैं। इन्हीं में से एक है उनका फाइटर जेट F-35। ट्रंप ने भारत पर F-35 को बेचने का दबाव बनाया। फरवरी में कहा कि अमेरिका इस साल से भारत को हथियारों की बिक्री कई अरब डॉलर बढ़ाएगा, जिसमें F-35 भी है। लेकिन भारत ने न सिर्फ उसे स्पष्ट संदेश दे दिया कि उसकी F-35 में दिलचस्पी नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने आज ये भी कह दिया कि भारत का भरोसा विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी हथियारों की सत्ता पर बढ़ा है और बढ़ेगा। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है।
यूपी डिफेंस कॉरिडोर में भी कई बड़ी डिफेंस कंपनियां अपने प्लांट लगा रही है। आने वाले समय में यूपी में बने हथियार, हिंदुस्तान के हर भाग में बने हथियार भारतीय सेनाओं की ताकत बनेंगे। आज सत्ता की लाइब्रेरी से हमने ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान निकाला है, जो उनके सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले सपनों पर आघात है। ट्रंप पूरी दुनिया में घूम घूम कर करीब 30 बार ये कह चुके हैं कि उन्होंने भारत पाक की जंग रुकवाई। इस दावे के बाद विपक्ष ने भी केंद्र सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठाए हैं, लेकिन संसद से पीएम मोदी ने इन सवालों का क्या जवाब दिया था, ट्रंप ये भी देख लें। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलने और हवाबाजी करने के ही चैंपियन नहीं हैं, बल्कि अब वो मनोहर कहानियां बनाने के भी मास्टर बन चुके हैं। ऐसी ही एक कहानी अब उन्होंने भारत और रूस के बीच तेल वाली डील को लेकर भी बनाई है, जिसकी आग में ट्रंप पहले से ही बुरी तरह जल रहे हैं। ट्रंप ने कहा उन्होंने सुना है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि ऐसा कोई बात नहीं हुई है। इससे पहले मनोहर कहानी बनाते हुए ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को मरी हुई अर्थव्यवस्था बताया था। हवाबाजी की हद तब हो गई जब उन्होंने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने तेल वाली डील की है और एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। वैसे ट्रंप की मनोहर कहानियों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन सबसे पहले आप ट्रंप का वो बयान सुनिए जिसमें उनकी तेल वाली तड़प और झूठ वाली मात्रा दोनों बहुत ज्यादा है। वैसे ट्रंप के हवाबाजी वाले गुब्बारों को फोड़ने का काम सिर्फ पीएम ने नहीं किया है, बल्कि सरकार ने भी उनके तेल वाले खेल को फेल कर दिया है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है और भारत की ऊर्जा नीति पूरी तरह से बाजार की ताकतों, राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में ही है। You are well aware of our position, what is our approach towards sourcing our energy requirements. It is based on what is there on offer in the markets as also on the prevailing global situation. और अब ट्रंप के लिए सत्ता का नजरिया नाइन। सच ये है कि ट्रंप के विचारों की ड्राइविंग सीट पर इस वक्त ईर्ष्या बैठी हुई है। भारत को लेकर उनकी मन की असीम इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। उनका F-35 बिक नहीं रहा है, भारत उनकी टैरिफ धौंस के आगे झुक नहीं रहा है और भारत का बाजार अमेरिका के लिए खुल नहीं रहा है। ऐसे में अब वो भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान में तेल भंडार खोजने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन असल में ये विशाल तेल भंडार नहीं है, बल्कि उनकी ईर्ष्या का विशाल भंडार है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप भारत को लेकर ही मनोहर कहानियां सुना रहे हैं, वो हर कूटनीतिक मुद्दे पर ऐसी ही हवाई दावे करते हैं। ऐसा ही एक दावा ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी किया है। कहा था कि वो 24 घंटे में युद्ध रुकवा देंगे, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनके दोस्त हैं। लेकिन अब ये दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। दुश्मनी भी ऐसी कि एक दूसरे को परमाणु बम वाली धमकी दी जा रही है। ट्रंप ने रूस के खिलाफ एटमी तैनाती का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी नेवी की 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस के आसपास भेजा गया है। ये पनडुब्बी रूस की हर हरकत पर नजर रख रही हैं। इस तैनाती के साथ अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है कि वो रूस के साथ परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। लेकिन ट्रंप की इस धमकी से पुतिन के तेवर नहीं बदले हैं। उन्होंने नेटो के लिए खतरे वाले नए संकेत दिए हैं। ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन तैनाती के पीछे की वजह रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की धमकी को बताया है। ट्रंप कह रहे हैं कि मेदवेदेव अमेरिका को जो धमकी दे रहे हैं, उसके बाद उन्हें यह कदम उठाना पड़ा है। मेदवेदेव फिलहाल रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चेयरमैन हैं।
ट्रंप जिस धमकी का जिक्र कर रहे हैं वो 28 जुलाई को दी गई थी, जिसमें मेदवेदेव ने ट्रंप को सीधे सीधे टारगेट किया था। मेदवेदेव ने कहा था ट्रंप रूस को रोज नया अल्टीमेटम देकर खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ट्रंप ने इसे सीधा खुद पर मान लिया। मेदवेदेव को जेंडर जोन में कदम ना रखने की नसीहत दी। मेदवेदेव ने एक टेलीग्राम पोस्ट में ट्रंप को डेड हैंड की चेतावनी दी, जिसे अमेरिका ने परमाणु धमकी माना, जिसके जवाब में ट्रंप ने मेदवेदेव को जुबान संभालने की चेतावनी दी। इतना ही नहीं, मेदवेदेव ने यहां तक कहा कि ट्रंप रूस को ईरान या इजराइल समझने की भूल ना करें। ये सब तब हो रहा है जब ट्रंप ने पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए 8 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि पुतिन ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो सीज फायर करने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका की परमाणु तैनाती ने महायुद्ध वाली चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन कहां तैनात की है, इसकी जानकारी रूस को नहीं दी गई है। आमतौर पर दोनों देश किसी बड़ी एटमी तैनाती से पहले एक दूसरे को जानकारी देते रहते हैं, लेकिन इस बार अमेरिका ने ऐसा नहीं किया है। हालांकि बताया यही जा रहा है कि अमेरिकी सबमरीन रूस के आसपास ही है। ये सबमरीन बेरेंट सागर में हो सकती है, जहां से पूरा रूस इनकी रेंज में है। यहां से रूसी नॉर्दर्न फ्लीट की निगरानी भी की जा सकती है। इसके अलावा पश्चिमी रूस पर नजर रखने के लिए बाल्टिक सागर में इनकी तैनाती संभव है। जापान सागर और आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी सबमरीन मौजूद हो सकती है। इससे पहले 2018 में अमेरिका ने परमाणु तैनाती की थी, तब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ऐसा किया गया था। अब ट्रंप की कोशिश पुतिन पर दबाव बनाने की है, लेकिन पुतिन को कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है। अमेरिकी धमकी और परमाणु तैनाती के बाद रूस ने भी बदले की तैयारी कर ली है। पुतिन का एटमी सबमरीन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले का प्लान है। इसके लिए पुतिन ने सबसे घातक ओरेशनिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। साथ ही इस मिसाइल की बेलारूस में तैनाती की भी तैयारी है, जहां से नेटो के देश इसके सीधे टारगेट पर होंगे। ये मिसाइल आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। बड़ी बात यह है कि ये मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली ओरेशनिक मिसाइल की रफ्तार नेटो देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इस मिसाइल को रूस से लॉन्च किया जाए तो ये महज 11 मिनट में पोलैंड में तबाही मचा सकती है। नेटो के एक और देश जर्मनी तक पहुंचने में इसे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। पेरिस और लंदन जैसे शहरों तक पहुंचने में यह मिसाइल सिर्फ 20 मिनट का वक्त लेगी। ट्रंप की धमकी के बाद पुतिन ने ऐलान भी कर दिया है कि इस मिसाइल को सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रखा जाएगा। और सत्ता में अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसका कोड वर्ड है देश का राजा। कहानी कुछ ऐसी है कि आज दिल्ली के विज्ञान भवन में कांग्रेस का वार्षिक लीगल कॉन्क्लेव हो रहा था। कांग्रेस के विधि विभाग ने इस अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय था संवैधानिक चुनौतियां, परिप्रेक्ष्य और रास्ते। इस दौरान जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही राहुल गांधी संबोधन के लिए मंच पर पहुंचे, लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। नारेबाजी होने लगी कि देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। दिल्ली में विज्ञान भवन में नारेबाजी के बाद का ये दृश्य संकेतों और सियासी संदेशों से भरा हुआ था। इसके मायने समझाएंगे आपको, लेकिन पहले राहुल गांधी के सामने क्या हुआ, इसका पूरा वीडियो आप देखिए। आपने नारेबाजी वाले इस वीडियो को देखा, लेकिन नारेबाजी के आगे की कहानी इससे ज्यादा और अच्छी है। राहुल गांधी ने नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं को बीच में टोका। उन्होंने इस नारेबाजी पर आपत्ति जताई और लोकतंत्र वाला मैसेज दिया। राहुल गांधी ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात यह कि वो राजा नहीं है, दूसरी बड़ी बात यह कि वो राजा बनना भी नहीं चाहते हैं, और तीसरी बड़ी बात यह कि वो राजा कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं। नारेबाजी के बाद राहुल गांधी की पूरी बात क्या थी, आप सुनिए। नहीं 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 बॉस,
नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। कांग्रेस के इस सम्मेलन की कहानी सिर्फ देश का राजा वाले नारे तक ही नहीं है, बल्कि इसमें लोकतंत्र, संविधान, निष्पक्ष चुनाव वाली चिंगारियां भी मौजूद हैं। अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने के बाद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आज एक बार फिर सवाल उठाए। पिछले 10 दिन में तीसरी बार राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए हैं। कल चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को चुन चुनकर जवाब दिया था। आपको राहुल के 3 आरोप और चुनाव आयोग के 3 जवाब क्या थे, आइए वो बताते हैं। कैसे बिहार में चुनावी माहौल के बीच ये लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने आज ये कहा कि भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। पहले भी राहुल इस तरह के बयान दे चुके हैं। ऐसे ही आरोपों को कल चुनाव आयोग ने निराधार और बेतुका बताया था। आज राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में धांधली हुई थी, ये वो कुछ दिनों से साबित कर देंगे। चुनाव आयोग का साफ शब्दों में कहना है कि गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करते हैं वो। राहुल गांधी महाराष्ट्र चुनाव, कर्नाटक चुनाव, लोकसभा चुनाव का जिक्र कर ये आरोप लगा चुके हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करा रहा है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि राहुल गांधी ने ईसी के कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। कभी हाथ में संविधान की किताब रखकर सरकार पर सवाल, कभी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप और अब चुनाव आयोग वाली चिंगारियां। राहुल गांधी का यह अंदाज कितना आक्रामक है, आप देखिए। 6.5 lakh voters vote, and 1.5 lakh of those voters are fake. Six and a half lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper. Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. And you will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. सिर्फ चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि इस पर जबरदस्त सियासी शोले भी भड़क रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पूरे देश ने देखा कैसे वोटर लिस्ट पर हंगामा हुआ। वोटर लिस्ट और वोट चोरी वाले आरोपों पर राजनीतिक लड़ाई और भी भयंकर तब हो गई जब एटम बम वाला क्लेश शुरू हो गया। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो इलेक्शन कमीशन नहीं बचेगा। इसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर राहुल गांधी के पास सबूतों का एटम बम है तो फोड़ते क्यों नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए। एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। वो पहले से हार की पूर्व भूमिका बना रहे हैं। कहां चोरी और कैसी चोरी? जहां वो जीतते वहां चोरी नहीं होती, जहां हारते वहां चोरी हो जाती है। ये केवल पहले आंसू बहा के हार का कारण इसको बता देंगे। कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठोक दो, और कभी उनके जो नियम है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। इस गांधी परिवार ने अपनी तमाम सीमाएं लांघ दी है। चुनाव आयोग पे झूठ, अरुण जेटली पे झूठ, देश से झूठ, पाकिस्तान पे झूठ। मतलब घिन आती है, जब देश को घिन आने लगेगी जो हरकत कर रहे हैं। इनको कहीं से माफी नहीं मिलने वाली। चुनाव आयोग को सिर्फ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि चुनावी राज्य बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी चैलेंज कर रहे हैं।
वोटर लिस्ट जारी होने के बाद आज तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने एक डेमो भी दिखाया। यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि कल चुनाव आयोग ने बिहार के लिए वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया था। इसी पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर उन्होंने अपना एपिक नंबर डालकर सर्च किया तो ये लिखकर आया कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। आपको बता दें, एपिक नंबर इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर होता है। हालांकि चुनाव आयोग ने तेजस्वी के इन आरोपों का फैक्ट चेक किया और कुछ ही घंटों में तेजस्वी के आरोपों को गलत साबित कर दिया। इसकी भी पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि आज चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव ने कौन कौन से आरोप लगाए। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। व्हाट डज इट मीन? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। वैसे वोटर लिस्ट वाला क्लेश बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है। विपक्ष के नेता लगातार एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। आज तेजस्वी यादव ने एपिक नंबर को लेकर भी आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि एपिक नंबर तभी बदलता है जब नाम कटवाकर किसी दूसरे राज्य में जुड़वाया जाता है। आज हम ईपीआईसी नंबर ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो उसमें तेजस्वी का वोटर लिस्ट से नाम नहीं। अभी हंगामा हो रहा है। फिर जब हंगामा होने लगा तो चुनाव ये कहती नहीं नाम है, लेकिन जो मेरा वोटर आईडी में जो ईपीआईसी नंबर है वो ईपीआईसी नंबर नहीं है, दूसरा ईपीआईसी नंबर हो गया। ईपीआईसी नंबर बदलता नहीं है। ईपीआईसी नंबर तभी बदलता है जब आप अपना नाम कटवा करके दूसरे राज्य में अगर जुड़वाइएगा अपना नाम वोटर लिस्ट में, तब जाकर के ईपीआईसी नंबर जो है बदलता है। तो आज सवाल खड़ा हो गया कि हमारे साथ जब ऐसा हो सकता है, आईएएस अफसरों का भी नाम कट गया, उनकी बीवी का भी नाम कट गया, बड़ा साजिश है ये। तेजस्वी का कहना है कि ये कई वोटर्स के नाम काटने की साजिश है। यहां पर आपको ये भी बताना जरूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने जो वोटर आईडी दिखाया था उसका एपिक नंबर अलग था। आप इसे टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने जो वोटर आईडी दिखाया था उसका एपिक नंबर और बाद में चुनाव आयोग ने जो वोटर आई कार्ड दिखाया उसका एपिक नंबर हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। इसको लेकर भी तेजस्वी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ ही घंटों के बाद फैक्ट चेक करके ये साफ कर दिया कि वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब दिया है और कहा है कि शुद्ध मतदाता सूची किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है। अगर किसी नाम को लेकर कोई दावा है, आपत्तियां हैं, तो 1 सितंबर तक समय है। इसे सुधारा जा सकता है, आवेदन कर इसे ठीक किया जा सकता है। चुनाव आयोग के फैक्ट चेक के बाद अब बिहार में सत्ता पक्ष के नेता तेजस्वी पर सवाल उठा रहे हैं। ये मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी ने जनता के बीच भ्रम फैलाया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा पिता वैसा पुत्र, झूठ बोलने का सबसे बड़ा ठेकेदारी लिए हुए ये लोग हैं। धिक्कार है संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को कि संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहा है। संवैधानिक संस्था के बारे में झूठ बोलकर जनता के बीच भ्रम फैला रहा है। ऐसे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, कुछ यही बोलते हैं। तो इस चीज को बिहार की जनता भली भांति समझती है और आगे वाले चुनाव में ये लोग आज उतना है ना, उसका 1/4 भी नहीं आवेंगे, क्योंकि इन लोगों का कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या एक व्यक्ति का 2 ईपिक नंबर है? ये 2 आई कार्ड है, इसका क्या औचित्य है? इसीलिए आपने छिपाने के लिए यह बात कह दी। क्या आपने छिपाने के लिए यह बात कह दी कि भाई हमारा नाम ही दर्ज नहीं, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? और जब चुनाव आयोग ने दस्तावेज जारी कर दिए
तो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के मुंह पर चुप्पी हो गई। तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल है, उनको तो बुद्धि है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन जानकारी का अभाव है। ये भी कपटी है बिल्कुल राहुल गांधी की तरह ही। ये रहा इलेक्टोरल रोल तेजस्वी यादव का रिवीजन के बाद, सीरियल नंबर 416, और उसके बाद कहते हैं कि मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से कट गया। ये झूठ और भ्रम फैलाने का बात नहीं है तो क्या है? देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। लेकिन वोटर लिस्ट से नाम कटने का मसला सिर्फ बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट ड्राफ्ट से गायब हैं। पटना में सबसे ज्यादा 3,95,000 वोटर्स के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। इस खबर की गंभीरता को समझते हुए TV9 भारतवर्ष की टीम उन क्षेत्रों में पहुंची जहां ऐसे मामले देखे गए हैं, जहां परिवार के कई सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। पटना और मधेपुरा से आई इस रिपोर्ट को आप भी देखिए और समझिए कि बिहार में वोटर लिस्ट पर हो क्या रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में 1 महीने तक चली लंबी प्रक्रिया के बाद से आखिरकार मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया है, और जिसमें 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। इसमें कुछ मृत हैं, कुछ स्थानांतरित हैं और कुछ एक से ज़्यादा स्थानों पर उनका नाम दर्ज था, लिहाजा उनके नाम कट गए हैं। लेकिन सूची जारी करने के बाद से ही कुछ गड़बड़ियाँ जो कि BLO स्तर पर हुई हैं या फिर जिस स्तर पर भी हुई हों, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका नाम छूट गया है, अब वो परेशान हैं। मेरी बेटी का नाम नहीं है, जिसका नाम ओला सिंह है, और मेरा बेटा वैभव विराज, इसका भी नाम नहीं है। मतलब बेटा और बेटी दोनों का नाम जो नया प्रारूप प्रकाशित हुआ है उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता है। किसी तकनीकी खामी के चलते नाम छूट गया हो। हम लोग प्रयास करेंगे कि दोनों का नाम शामिल हो जाए। छोटा भाई का है, हम लोग के परिवार में और सका है ये नहीं, हम लोग का नाम ही नहीं है 2003 वाला में। क्या अंसरी नाम है तो इसी उस जगह दूसरे पन्ना में क्या होगा, सबीना नाम हो गया है, शबनम कुमारी शबनम नाम हो गया, उसमें सही है, इसमें गलत है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो लोग आए हैं अपने कागजात वगैरह लेके। इनसे आप कहाँ पे आपका घर हुआ? हमारा घर हुआ गोसाई टोला। अच्छा, आपका शुभ नाम? मोहम्मद जफर। मोहम्मद जफर साहब, एक बात बताएं कि आपके परिवार में किन किन लोगों का नाम कट गया है? मेरी सिस्टर है उसका, और एक मेरा भाई है मजला, उसका भी कट गया? हाँ, नाम नहीं आया है। अच्छा, वैसे आप लोग कितने दिनों से बाशिंदा थे इस इलाके के? जी, यहाँ पे हम लोग का परदादा और दादा भी रहा है। अभी तो फिलहाल में कोई सुविधा नहीं दिख रहा है, रोज नया नया कानून ला रहा है, रोज हर एक दिन हर एक तरीका से बोल रहा है। क्या हुआ कार नहीं होगा? अच्छा, आप लोग पता करने? जी, हम पता करने आए हैं। अच्छा, अभी क्या नया नियम आ रहा है? जी हाँ, और ना आवासीय भी बनवाए हुए, तो उसका भी जो है। आप लोगों ने सारा डॉक्यूमेंट दिया था? जी, उसके बावजूद भी कट गया? जी। और सत्ता में अब बात यूपी में पीडीए पाठशाला पर बढ़ते सियासी कलेश की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के विरोध में पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, जिसको लेकर विवाद है। बिना अनुमति पीडीए पाठशाला चलाने वाले समाजवादी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, स्कूल बंद करना पीडीए समाज के खिलाफ भाजपा की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिससे एक तरफ पीडीए समाज के लोग पढ़ ना पाएं और मानसिक रूप से भाजपा का विरोध न कर पाएं। बीजेपी की ये साजिश कभी सफल नहीं होने देंगे। बीजेपी की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया। कहा गया कि पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिंपल पढ़ाना साबित करता है कि वो परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें लड़ना पड़ेगा। हम समाजवादी लोगों ने गांव-गांव में पीडीए पाठशाला के माध्यम से गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं। आने वाले समय में हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, सड़कों पर आंदोलन करेंगे, लेकिन विद्यालय को बंद नहीं होने देंगे। बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी।